गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि एसिड बेस सॉल्ट के बारे में, तो उसका हम सब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में क्या होता है? फर्स्ट, इट इज सावर इन टेस्ट, यानी इसका जो टेस्ट होता है वो तुम्हारा क्या होता है? सावर होता है। वो भी याद रखना है कि एसिड तुम्हारा क्या होता है? डिल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का पावर क्या होता है? अधिक होता है, और डिल्यूट एसिड का पावर क्या होता है? कम होता है। तो डिल्यूट एसिड में नेचुरल एसिड आता है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में लेबोरेटरी वाला एसिड आता है, यानी जो लैब में मैनुअल प्रिपेयर किया जाता है। तो डिल्यूट एसिड का टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का करेंगे तो हमारा जो टंग होगा या स्किन होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? जल जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को कैसे करेंगे? तो उस कंडीशन में लिटमस पेपर के हेल्प से करते हैं। तो जानते हो एसिड तुम्हारा क्या होता है? इट चेंज ब्लो लिटमस पेपर टू रेड, यानी ये क्या करता है? ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous form due to formation of हाइड्रोजन NH+ या हाइड्रोनियम आयन NH3O+। यानी ये क्या करता है कि एसिड जो होता है हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इसलिए जहाँ भी आयन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? कंडक्ट होगा। जैसे जानते हो कंडक्टर तुम्हारा दो स्टेट में रहता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। तो जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसके लिए करंट को फ्लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन। और जब वो लिक्विड कंडीशन में रहता है तो उसके लिए करंट को फ्लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आयन होता है। तो ये तुम्हारा क्या करता है? आयन का फॉर्मेशन करता है। कि जैसे यहाँ पे HCl है, HCl को जब वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? H+ और Cl-। तो यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण वो क्या करता है? करंट को कंडक्ट करता है। लेकिन याद रखना ये हमेशा एक्वस फॉर्म में करता है। अगर एक्वस यानी वाटर नहीं रहेगा तो वो अपने प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। उसके बाद तुम्हारा 4 नंबर में रिएक्शन with मेटल। तो याद रखना कि जो एसिड है वो मेटल से रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। किस साउंड से? तो पॉप साउंड के द्वारा। यानी जो यहाँ पे बबल जो निकलता है ना, बबल निकलता है, ब्रस्ट करते हैं तो उससे क्या आता है? एक साउंड निकलता है, तो उसी को पॉप साउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो अगर HCl है और प्लस Na है तो क्या होगा? NaCl प्लस H2 हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे H2SO4 है और प्लस Mg है तो क्या होगा? MgSO4 प्लस H2 हो जाएगा। उसी तरह मान लो ये HNO3 है और प्लस Al है तो क्या होगा? AlNO3 का होल थ्राइस प्लस H2 होगा। तो हर कंडीशन में क्या हो रहा है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? इवॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखना कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो तुम्हारा क्या होता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो इसी के लिए नोट में याद रखना कि ड्यू टू दिस रीजन metal cannot store in, and due to this reason metal cannot store in metallic
दिस रीजन एसिड कैन नॉट स्टोर इन मेटालिक कंटेनर। तो किसमें होता है, ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि ग्लास से तुम्हारा क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है। क्योंकि मेटालिक कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा, तो उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा क्या होता है, लैब में जाओगे तो हमेशा कोई भी एसिड होगा तो ग्लास वाला कंटेनर में ही रखा गया है। उसके बाद 5 नंबर में रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट, यानी रिएक्शन विथ क्या होगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट। जैसे यहाँ पे इन केस ऑफ मेटल कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट के कंडीशन में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मान लो HCl है और उस कंडीशन में तो एसिड हो गया, और मेटल कार्बोनेट Na2CO3 है यानी सोडियम कार्बोनेट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका प्लस इसका माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो इसका प्लस माइनस के पास आएगा, तो जो Na होगा इसके साथ मिलकर क्या होगा NaCl। और यहाँ पे नोट में याद रखना कि जब भी यहाँ पे H प्लस और CO3 माइनस मिलता है तो H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ का H और यहाँ का CO3 क्या होगा, H2O और प्लस CO2 का फॉर्मेशन, यानी जब भी यहाँ पे एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा। उसी तरह यहाँ पे इन केस ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, तो उस कंडीशन में मेटल तो समझते हो और बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एसिड ले लो, मान लो H2SO4 ले लिए और यहाँ पे NaHCO3 हो गया, तो यहाँ प्लस ए माइनस, ये प्लस ए माइनस, तो ये क्या होगा कि ए प्लस माइनस के पास जाएगा तो ये Na2SO4 और यहाँ पे H और HCO3 मिलेगा तो क्या होगा H2O प्लस CO2 हो जाएगा। इसलिए याद रखना कि कभी भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाई कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। और इसमें याद रखना कि जो मेटल बाई यानी NaHCO3 होता है इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा। और इसका यूज हम क्या करते हैं, इसका जो यूज होता है वो एंटासिड में भी करते हैं। एंटासिड का मतलब अगर एसिडिटी हुआ है किसी को तो एसिडिटी को रिमूव करने में करते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, बेसिक नेचर का है, और एसिडिटी में क्या होता है, एसिड क्रिएट होता है, तो ये बेसिक नेचर का है। और ये तुम्हारा क्या है, एसिड है, तो एसिड बेस से रिएक्ट किया तो क्या होगा, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो वो जो एसिड हमारे स्टमच में क्रिएट हो रहा है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में याद रखना कि मेटल यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और इसका यूज क्या करते हैं, अगर हमको एसिडिटी हुआ है तो एसिडिटी को रिमूव करने में भी इसका यूज करते हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेस, यानी रिएक्शन विद बेस। यहाँ पे याद रखना एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो तुम्हारा क्या होगा, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी ये क्या होगा कि रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस
then form salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. तो उस कंडीशन में कैसे होता है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसे HCl है, मान लो NaOH है, तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, तो क्या होगा NaCl प्लस H2O। उसी तरह यहाँ पे मान लो यहाँ पे H2SO4 है और यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस है, तो क्या होगा MgSO4 और प्लस H2O। अगर यहाँ पे HNO3 है और प्लस AlOH का ट्वाइस है, तो क्या होगा AlNO3 का होल थ्राइस और प्लस H2O। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये सब साल्ट हुआ और ये क्या हुआ वाटर हुआ। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का यूज हम रिमूव ऑफ एसिडिटी में करते हैं कि जैसे हमारे स्टोमक के अंदर एसिडिटी होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं इनो पीते हैं या कोई बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं। तो इनो पीते हैं तो इनो क्या है बेसिक है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या होगा साल्ट बनाएगा यानी न्यूट्रल कर देगा, जिससे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी तरह कोई भी एंट है यानी चींटी है तो अगर वो हमको काटती है तो थोड़ा सा पेन होता है, या मधुमक्खी है तो उसके डंक में क्या होता है फॉर्मिक एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड है हमारे स्किन के इनसाइड में चला जाता है जो पेन क्रिएट करता है। और उस पर अगर हम कोई बेसिक सॉल्यूशन लगाते हैं या गांव में ऐसे कितना हो गया कि उस पर क्या होता है आयरन को सटाया जाता है, तो आयरन क्या है मेटल और वो क्या है एसिड, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या होगा साल्ट बना देगा न्यूट्रल कर देगा। या कोई साबुन का अगर फेन है उस पर भी लगाओगे तो साबुन क्या होता है बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो बेस एसिड से रिएक्ट करके साल्ट बना देगा, तब भी क्या आ जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 8 नंबर में याद रखना कि जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है दो टाइप का, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है और इसका जो नेचर होता है वो तुम्हारा क्या होता है बेसिक होता है। लेकिन अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है और इसका जो नेचर होता है वो तुम्हारा क्या होता है एसिडिक नेचर होता है, यानी इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पे आगे क्या पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एसिड है और ये मेटालिक ऑक्साइड है। तो मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा साल्ट प्लस वाटर लिबरेट करेगा। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कोई एसिड है जैसे H2SO4 है और प्लस Na2O है, ये तुम्हारा क्या है मेटालिक ऑक्साइड और ये तुम्हारा क्या हो गया एसिड हो गया। तो जब ये रिएक्ट करेगा ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो सोडियम इसके साथ जाएगा SO4 के साथ, तो क्या होगा Na2SO4 और H और O जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा H2O, ये तुम्हारा साल्ट और ये तुम्हारा क्या हो गया वाटर। अगर मान लो अगर HCl है और यहाँ पे MgO है, ये तुम्हारा मेटालिक ऑक्साइड है और ये तुम्हारा क्या हो गया एसिड, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो MgCl के साथ जाएगा MgCl2 होगा और प्लस H2O, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया साल्ट यानी, और ये तुम्हारा क्या हो गया वाटर। तो इसको भी हम क्या कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट होता है एसिड आर कोरोजिव इन नेचर, यानी एसिड जो होता है वो क्या होता है कोरोजिव नेचर का होता है, यानी एसिड को अगर स्किन पे रख दोगे तो तुम्हारा क्या होगा बर्न, यानी उसको क्या करता है जला देता है।
तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजिव नेचर को कहते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर लैब में जानते हो और वो एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, एसिड से है, तो हमको ग्लोव्स पहन के वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी कारणवश अगर वो एसिड हमारे स्किन पे पड़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जल जाएगा। या उसी तरह यहाँ पे आजकल डे बाई डे न्यूज में देखते हो कि क्या होता है कि कोई पर्सन होता है वो किसी अनदर पर्सन के फेस पे या बॉडी पे अगर तेजाब गिरा देता है तो तेजाब तुम्हारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसके स्किन तुम्हारा क्या होता है, जल जाता है। तो जलने का जो प्रॉपर्टी वो तुम्हारा क्या होता है, कोरोजिव कहलाता है। उसके बाद एसिड हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होगा, तो याद रखना, इट इज बिटर इन टेस्ट होता है, यानी इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। जैसे यहाँ पे हेमोपैथिक का दवा पीते हो तो क्या लगता है, थोड़ा कड़वा लगता है ना, तो वैसा ही टेस्ट इसका होता है, यानी इसका टेस्ट तुम्हारा क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। इट चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी ये क्या करता है कि अगर कोई रेड लिटमस पेपर है तो उसको क्या करता है, ब्लू में चेंज कर देता है। तो बताया कि जैसे एसिड में बेस भी तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। तो वीक एसिड है तो उसको तो हम टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, सॉरी वो बेस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में बेस conduct electricity in aqueous form due to formation of iron, यानी जैसे यहाँ पे NaOH है, अगर इसको अगर वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, Na प्लस OH माइनस में चेंज हो जाएगा। अगर मान लो ये AlOH का होल थ्राइस है, इसको भी अगर वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, Al प्लस और OH माइनस में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आयन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो याद रखना कि अगर कोई सबस्टेंस आयन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो उस सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। यानी ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ये substance which conduct electricity in aqueous form। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो 100% आयन में चेंज हो जाता है, यानी जिसको वाटर में मिलाने पे अगर 100% आयन में चेंज हो जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो पार्शियली चेंज इनटू आयन, यानी जो पार्शियली चेंज इनटू आयन होगा उसको हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो भी यहाँ पे ART, यानी जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस या एसिड है वो किसमें आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, और जो भी वीक बेस या एसिड है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। अब यहाँ पे यह आ गया, इसका जो थर्ड 4 नंबर में है, इट इज सोपी इन टच, यानी इसका जो टच होता है, यानी बेस को टच करने पे बहुत सॉफ्ट महसूस होता है, यानी उस पे बहुत सॉफ्ट लगता है। यानी इसका जो टच होता है वो तुम्हारा क्या होता है, सोपी इन टेस्ट टच होता है। उसके बाद 5 रिएक्शन विद
मेटल। तो यहाँ पे जो होता है वो मेटल यानी बेस रिएक्ट विद सम मेटल। यानी जो बेस होता है वो सभी मेटल से रिएक्ट नहीं करता है, कुछ ही मेटल से रिएक्ट करता है, जैसे एल्युमिनियम और जिंक। और जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसी कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल होता है, ऑल मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में जैसे NaOH आ गया और यहाँ पे अगर Al है तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा? तो Na और Al दोनों हाई रिएक्टिव है, Na और Al, तो इस पे +3 चार्ज होता है, तो इस पे क्या होना चाहिए? और O2, तो इस पे +4 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे +2 होता है, तो इस पे सॉरी -4 क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो -4। तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, तो यहाँ पे +1 होगा। तो इसलिए NaAlO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसको क्या नाम होता है? सोडियम एल्यूमिनेट होता है, यानी सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो। अगर यहाँ पे NaOH प्लस Zn है, एक क्या होता है? Na2ZnO2 और प्लस H2, तो इसका नाम क्या होता है? सोडियम जिंकेट होता है। तो याद रखना है कि सभी मेटल यानी सभी बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कुछ ही मेटल के साथ बेस के साथ रिएक्ट करता है। कौन सा होता है? तो एल्युमिनियम और जिंक। और बेस कैसा होना चाहिए? तो वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर में रिएक्शन विद एसिड। तो रिएक्शन विद एसिड है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर बेस है तो बताए हैं कि एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कि जैसे यहाँ पे बेस तुम्हारा NaOH हो गया और एसिड तुम्हारा HCl हो गया, तो ये क्या होगा? NaCl प्लस H2O। अगर मान लो MgOH का होल ट्वाइस बेस हो गया, अगर यहाँ पे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस क्या होगा? H2O का फॉर्मेशन करेगा। यानी जब भी यहाँ पे एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, तो इसको सॉरी साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका जो लास्ट है वो है रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो बताया नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। तो जब भी यहाँ पे बेस है और यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो रिएक्ट करेगा, तो इसका नेचर क्या होता है? एसिडिक। तो जब भी बेस एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर मान लो NaOH है और प्लस CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होगा? Na2CO3 और प्लस H2O यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अगर मान लो MgOH का होल ट्वाइस है और प्लस SO2 है यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ये क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। तो आज के वीडियो में हम जाने कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होता है। तो यहाँ पे किसी भी बुक से NCERT या कोई भी साइड बुक से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या बेस पढ़ना, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस है, तो किस एसिड का पावर कितना है, यानी कोई एसिड अगर मान लो स्ट्रॉन्ग है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, यानी उसका पावर कितना है, उसको कैसे हम जानेंगे। या कोई बेस है वो उसका स्ट्रेंथ यानी वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, उसको हम कैसे जानेंगे, यानी उसको कैसे हम मेजर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।